हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के बारे में, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने कहा था कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और इनके जो फंड मैनेजर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो चलो इस चीज को आज देखेंगे और मैं अपना इसमें रिव्यू दूंगा कि मुझे ये फंड कैसा लगा है, अभी तक इसने किस तरीके से रिटर्न जनरेट किया, लोगों को कितना फायदा हुआ और अब से अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो क्या उनका फायदा हो सकता है। तो चलिए सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हमें मिलेगा। बट आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी सी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस रिलेटेड किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आती है, कोई सवाल पूछना है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करें। बहुत ही कम दामों में आज की डेट में बुक्स आपको उपलब्ध आती है, शायद 300-400 रुपए के आसपास की बुक आपको मिल जाएगी। हाउ टू मेक अ फॉर्चून थ्रू म्यूचुअल फंड्स, हंट विद द हाउंड्स। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं छोटे से डिस्क्लेमर के साथ कि जितनी वीडियोस मैं बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप सीख समझ करके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें और अपने गोल्स को पूरा कर सकें। मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग इंट्रो वीडियो के। जानते हो कि आज हम लोग मल्टी कैप फंड पे एक वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बातचीत क्या है कि यहाँ पे लार्ज कैप में भी पैसा डालेगा, मिड कैप में भी पैसा डालेगा और स्मॉल कैप में भी पैसा डालेगा। अब ये तो बात सबको पता है कि लार्ज कैप आपको थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, इसमें तुरंत से आपको कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिल जाते हैं, बट आपको धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी या आगे बढ़ते हुए लेके जा सकता है और वॉलेटिलिटी थोड़ी सी इसमें कम होती है। इसके कंपेरेटिव अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जाओगे तो इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, मतलब आपको ये बहुत अच्छे रिटर्न डिलीवर कर सकता है। बट उसके साथ ही ये थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल भी होता है। तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड किस तरीके से काम करती है कि ये कोशिश करती है ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो और उनका बिजनेस मॉडल कुछ इस तरीके का हो कि उसको एक्सपेंड करा जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, मतलब आगे एक अच्छा खासा ग्रोथ होने के चांसेस हो। तो अब जो ये मल्टी कैप फंड है इसमें किस तरह के इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला, कि कोई ऐसे इन्वेस्टर जिनको लंबे समय में पैसा बनाना हो। अगर कोई ऐसा है जो 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उनको मल्टी कैप कैटेगरी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। बाकी तो इन द एंड आपकी मर्जी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बात करूं तो ये थोड़ी सी ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है क्योंकि ये इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में पैसा लगाती है। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कुछ और डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एयूएम इसका देखोगे, जैसे फंड साइज कहते हैं, वो 14,000 करोड़ का है। एनएवी आप देखोगे 178 का है और ये जो डेटा है 18 नवंबर 2022 तक का है। तो अगर आप बाद में से देखोगे तो थोड़े से चेंजेस इसमें आ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सीएजीआर रिटर्न की, जिसको लेकर के कमेंट में आया था कि लास्ट 1 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न इन्होंने जनरेट किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। तो वो बिल्कुल सही कह रहे थे। जब मैंने इसके बारे में और अच्छे से रिसर्च की, इस कैटेगरी के जो मल्टी कैप फंड है, इस कैटेगरी के और भी फंड्स को मैंने कंपेयर किया इसके साथ, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के साथ, तो ये देखने को मिला कि लास्ट 1 साल में लगभग 11 से 15% का इन्होंने रिटर्न जनरेट किया है। क्योंकि कुछ लोगों ने थोड़ा आगे पीछे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसी हिसाब से देख लो, तो इन्होंने लिटरली सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। पर इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लास्ट 3 साल में 20% का सीएज और लास्ट 5 साल में लगभग ये 12-13% का सीएज है। तो अगर कोई लास्ट 5 साल का देखेगा तो हो सकता है कि उसको ये इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेगा। तो मैं उसके लिए एक चीज बता दूं कि अगर मैं 5 साल का देखूं, ये जो 13% का जो सीएजीआर है, ये भी इस कैटेगरी में, मल्टी कैप कैटेगरी में, ये टॉप 5 के अंदर में आता है। तो ओवरऑल अभी तक के डेटा के हिसाब से आपको बताऊं तो शायद क्वांट ने सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है लास्ट 5 ईयर के अंदर में। और जो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है टॉप 3 के अंदर में है। बट लास्ट 1 साल की अगर बात करें तो निप्पॉन इंडिया सबसे टॉप पे है, क्वांट सेकंड नंबर पे है और उसके बाद थर्ड फोर्थ पे बाकी सारे हैं। अब एक चीज जो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको 5 ईयर का जो दिख रहा है ना, इससे 12-13% का सीएजीआर, ये किन लोगों के लिए खराब होता है? जो लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन लोगों का कितना रिटर्न बना ये वर्ड देखना, और ये जान करके आपको बहुत ही ज्यादा खुशी हो सकती है कि हाँ, एसआईपी करना क्यों ज्यादा बेस्ट होता है। चलो आगे देखेंगे। पर उससे पहले हम एक काम करते हैं कि ये जो रिटर्न जो दिखा रहे हैं, इनके बेंचमार्क के कंपैरिजन में देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है। तो ये इनका जो ऑफिशियल डेटा है ये यहाँ पे कि 31 अक्टूबर 2022 तक का है। ये आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 साल के अंदर में लगभग 15% के आसपास के इन्होंने रिटर्न जनरेट किया, जबकि इनका जो बेंचमार्क है वो सिर्फ 3.4% का रिटर्न था। लास्ट 3 साल की बात करें तो 20% के आसपास था, जबकि इनका जो बेंचमार्क है वो
21% के आसपास है। 5 साल में जैसा कि आपने देखा कि थोड़ा सा कम था, ये 12-13% के आसपास था, पर इनका बेंचमार्क 11.75 था। तो अपने बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको देखोगे तो ये कॉन्टिन्यूअसली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर लास्ट 1 साल का देखो तो कुछ अलग ही ग्रोथ आपको यहाँ पे दिख सकती है। उसी हिसाब से अगर आप नीचे ये देखोगे कि अगर आपने इसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आपको कितना बन गया होता है, ये सारा लमसम आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नीचे शो कर रहा है। पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसमें एसआईपी करते तो कितना आपको रिटर्न आता है। और ध्यान रखना है, सारा जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ रेगुलर प्लान का दिखा रहा हूँ, और डायरेक्ट में जाहिर सी बात है इससे थोड़ा सा आपको ज्यादा ही रिटर्न आपको मिलेगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं इसके एसआईपी रिटर्न्स, और ये देखकर बहुत ही खुश होने वाले हो। ये देखना, अच्छे से समझना है इसको। और ये 31 अक्टूबर 2022 तक का डेटा है, इनको ऑफिशियल डेटा वहां से उठाया मैंने। ये देखो लास्ट 1 साल का पहले देखोगे, फिर यहाँ 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल टोटल, क्योंकि रेगुलर प्लान का आपको दिखा रहा हूँ। इसको समझना कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सारा ऊपर लिखा हुआ है। तो 1 साल से शुरू करते हैं कि 1 साल में अगर आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया होता 1,20,000 रुपए। और वो बढ़ करके अभी इसकी जो मार्केट वैल्यू होती उसके हिसाब से लगभग 1,33,000 40,000 के आसपास पे ही आपका पहुंच गया होता। उसी हिसाब से लास्ट 3 साल में देखोगे तो आप 10,000 महीने के हिसाब से 3,60,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते, और बढ़ करके लगभग ये आपका 5.5 लाख रुपए अभी तक ये बन गया होता। ऐसे आप 5 साल में देखोगे तो 6 लाख रुपए बढ़ करके आपका 9,87,000 रुपए बन गया होता। और यहाँ पे आप देखोगे इनका जो ये एनुलाइज रिटर्न जो आप नीचे देखोगे, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। हाँ, अब देखो 1 साल में 22% का यहाँ पे एनुलाइज रिटर्न है। यहाँ पे 3 साल में देखोगे तो लगभग 30% का, 5 साल में देखोगे तो यहाँ 20% का। तो मैंने आपको जो ये बोला था कि वो जो 12-13% का है वो लमसम वालों के लिए, पर अगर आप एसआईपी करोगे तो आप देख लो कि आपको कितना प्रतिशत यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। और यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हो। नीचे थोड़ा सा ग्राफ के में आपको दिखाया कि ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो थोड़ा सा ना ज्यादा बोल्ड ब्लैक है, तो ये है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो मार्केट वैल्यू करंट जो है किस तरह से आपको रिटर्न मिला है, तो आप देख सकते हो कि अगर 1 साल में, अगर आपने कितना, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और इस फंड में भी किया होता, तो एग्जाम्पल्स मैंने लास्ट 15 सालों के अंदर में 10,000 रुपए महीने के हिसाब से 18 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए होते, और वो 18 लाख बढ़कर के कितने हो गए होते, 65 लाख। देखो मैं कई सारे वीडियो बनाता हूँ, और कई ऐसे फंड भी मैंने देखे हैं जो इससे ज्यादा का भी रिटर्न जनरेट किया है। बट मैं आपको सच बताऊं तो इस कैटेगरी में ये फंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड पे, और भी इसके कुछ डेटास को हम लोग देखते हैं, स्पेशली इनके फंड मैनेजर्स को, कि इनके जो फंड मैनेजर, 2 फंड मैनेजर जिसे मैनेज कर रहे हैं, वो और भी उन्होंने फंड को मैनेज किया है, तो उसमें किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले फंड मैनेजर यहाँ पे देख सकते हो इनके शैलेश राज भांजी। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो सीएजीआर, ये 2 फंड है यहाँ पे, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड। तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे कि 1 साल में जो बेंचमार्क था 4.15% का रिटर्न दिया था, और इस फंड ने 9.16 का। आप 3 साल का डेटा देखोगे तो 16.83 के रिस्पेक्ट में 16.29 था, और लास्ट 5 साल का देखोगे तो 12.76 के परसेंट में 11.256% का इन्होंने रिटर्न जनरेट किया है। तो लास्ट 1 साल में आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा अच्छा रिटर्न है, और बाकी अगर 3 साल 5 साल के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बेंचमार्क के आसपास ही है, थोड़ा सा कम ही है। इसके अलावा इसका फार्मा में आप देखोगे, जो फार्मा कैटेगरी में पैसा लगाया था तो बेंचमार्क यहाँ पे लॉस में गई थी 3.74%, और उसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा कम गिरी 3.10%। 3 साल का आप रिटर्न देखोगे तो 22.62 के रिस्पेक्ट में 24.95 है, और यहाँ पे 11.60 के रिस्पेक्ट में 16.79 है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, पहले फंड मैनेजर जो हमारे हैं शैलेश जी हैं, मुझे इनकी परफॉर्मेंस ठीक लग रही है। ये इस फंड को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब दूसरे फंड मैनेजर की बात करते हैं, नीचे हैं आशुतोष भार्गवा जी। इन्होंने किस तरह से काम किया यहाँ पे देखना है। इनके टॉप जो परफॉर्मर है यहाँ पे वो ऊपर है, और बॉटम जो थी हैं वो नीचे हैं। तो अब यहाँ पे आप इनकी भी रिटर्न उसी तरीके से देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है। चाहे तो आप इस वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा रोक सकते हो और इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि ये देख करके आपको ये पता चल गया होगा कि हाँ, ये भी फंड को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और इन दोनों को अगर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो शायद मुझे लग रहा है कि मल्टी कैप कैटेगरी में आगे भी अच्छे रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी है। कुछ और डेटा को हम लोग और देख लेते हैं ताकि हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सकें कि क्या हमें इस फंड में करना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं उनका इंडस्ट्री एलोकेशन, इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा बैंक्स में लगा रखा है 16.62%। यहाँ फाइनेंस में देखोगे 8.81%, लेजर सर्विसेज में आप देखोगे 8.66%, आईटी सॉफ्टवेयर में देखोगे 7.15%, रिटेलिंग में आप देखोगे 6.44%, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी में 5.9%, कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे 5.19%, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आप देखोगे 4.69%, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में आप देखोगे 4.27%, और केमिकल एंड
पेट्रोकेमिकल्स में आप देखोगे 3.89% है, और टॉप 10 जो इनके यहाँ पे होल्डिंग्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक, एल&टी, लिंडे इंडिया, द इंडियन होटल्स। हालांकि ये मुझे बड़ा अच्छा लगा बीच में। और फिर उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा मेंटल इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक, ईआईएच लिमिटेड, एचडीएफसी, शॉपर स्टॉप। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि जो इनके टॉपर्स है। थोड़ा सा इसको ना हम और अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इस पेज को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जितने भी ऐसे इनके इन्वेस्टमेंट है जो 1% से ज्यादा पैसा जिसमें लगा रखा है, वो सारा आपको यहाँ शो हो रहा होगा। और जो स्टार जिस पे लगा हुआ है ये समझ जाना कि इनके टॉप 10 होल्डिंग्स के अंदर में आता है। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरी में किस किस कंपनी में पैसा इन्होंने लगा रखा है। इससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये फंड किस तरह से परफॉर्म कर रही है, आगे कितना आगे जा सकती है, ये कंपनी आपको कैसे लग रही है कि आगे इसमें अच्छे रिटर्न दे सकते हैं कि नहीं पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से। बट अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर इन कंपनीज पे भी वीडियोस बनाऊं कि ये किस तरीके से आगे परफॉर्म कर रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी आपको एक सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। चलो हम आगे देखते हैं। फाइनल हम लोग रिस्क रेशियो। तो आप देखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा है इसका थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल आपको दिखेगा कैटेगरी एवरेज के रिस्पेक्ट में। स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हो 19.59 है, बट इसका 22.85 है, तो थोड़ा सा ही ज्यादा वोलेटाइल है। बीटा भी आप इसका देखोगे 0.83% के रिस्पेक्ट में 0.94 है। अब वॉलेटिलिटी से होता क्या है, मैंने पहले भी कहा है, जहां भी कभी भी आपको कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अगर हाई वोलेटाइल दिख जाए तो उसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट को तो अवॉइड कर देना। मैं पर्सनली यही करता हूं, बाकी इंडियन आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। तो जिस तरीके से लास्ट एक साल में ऊपर गया है, तो हो सकता है ये नीचे भी आए, इस चीज की भी प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को लेकर के। ऐसा खुश मत हो जाना कि लास्ट एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया तो ये आगे भी कंटिन्यूसली बहुत ऐसा आगे बढ़ते रहेगी। ऐसा नहीं होता यार, कई बार नीचे भी आता है। और वो जो एसआईपी करने वाले के लिए सबसे अच्छा वही होता है कि जब नीचे आता है तो एवरेजिंग करके उसको कम प्राइस पे भी बाय कर लेते हैं। इसके अलावा इसका आप शार्पर रेशियो देखोगे जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, तो ये साफ साफ शो करता है कि इनके फंड मैनेजर जितना रिस्क ले रहे हैं उसके एवरेज में कितना रिटर्न आपको जनरेट करके दे रहे हैं। तो मैं पर्सनली कहूँ मेरे को ये ठीक ठीक लगा। 0.62 जो इनका कैटेगरी एवरेज है उसके रेस्पेक्ट में ये 0.65 है, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ये 0.8 के आसपास होता तो पर्सनली मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट ये भी हो सकता है कि लास्ट एक साल 2 साल में जिस तरीके से अचानक से इन्होंने बहुत तगड़े रिटर्न जनरेट किए, उसकी वजह से इनको थोड़ा सा मतलब हाईलाइट आपको हो रहा है कि बहुत ऊपर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जब कोई अचानक से ऊपर जाता है तो वो नीचे भी जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इन दी एंड अगर मैं आपको अपना कंक्लूजन दूं तो रिटर्न्स के मामले में अगर अभी तक बात करूं बहुत अच्छा है। इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ एसआईपी आप चाहें तो कर सकते हैं, हो सकता है आपको एक अच्छा रिसेंट डिसेंट रिटर्न मिले। अब बात करेंगे रिस्क रेशियो जो हमने देखा है इसके तहत। तो रिस्क रेशियो के तहत मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट इस फंड पे नहीं हो पा रहा हूँ कि आगे किस तरीके से रिटर्न जनरेट करेगी। हो सकता है कि जितना रिटर्न इन्होंने जनरेट किया है वहां से थोड़ा सा नीचे आए और उसके बाद लोगों को दोबारा से इसमें इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका मिले, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा कंक्लूजन तो बस ये है कि इस फंड ने अच्छे रिटर्न अभी तक तो दिए हैं, बट मैं आगे को लेकर के मैं थोड़ा सा डामाडोल हूं, मैं इतना ज्यादा मैं श्योर नहीं हो रहा हूँ। बट हो सकता है कि फंड में जिस तरह से आगे परफॉर्म कर रहा है, अगर ऐसा ही करते रहे तो शायद आपको आगे भी अच्छा रिटर्न मिलेंगे। पर एसआईपी वालों के तो इसमें बल्ले बल्ले थे। हाँ लमसम वालों के लिए उतना ज्यादा अच्छे रिटर्न हो सकता है 4-5 साल में उतने ज्यादा ना बने हो। पर इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एसआईपी करिए, इसमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी में क्या होता है जब भी वापस से नीचे गिरता है तो एसआईपी वाले नीचे पे भी खरीद लेते हैं, पर जिन्होंने लमसम ऊपर ही करके छोड़ रखा होता है वो तो बस वेट ही करते जाते हैं कि यार ये कब वापस ऊपर आएगा, तो कम से कम जितना हमने लगाया उतना तो वापस आ जाए एटलीस्ट, उसके बाद प्रॉफिट में देखेंगे। पर एसआईपी वाले जब नीचे गिरता रहता है नीचे खरीदते रहते हैं तो उनका एवरेज कम हो जाता है। दैट्स वाई अगर किसी फंड ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया होता है ना, तो उनके एसआईपी वालों को बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है कंपेरेटिवली लमसम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चलो यार काफी सारी चीजें बात हो गई इस फंड के बारे में। अब चलते हैं हम लोग, अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बाय बाय, टाटा।